हेलो रंगरूट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए गाइस, जो हमारी यूट्यूब की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, पॉलिटी की, उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं मुझे, और जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो जो भी आपको अपडेट होंगे वहां से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब समय को ना बर्बाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। सब्सक्राइब आप कर लिए होंगे, नहीं कर लिए होंगे तो आगे कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे फटाक से जो है आते हैं। एक बार नजर घुमा लीजिए कि ये टॉपिक्स हैं जिनको हम जो है अभी कवर कर रहे हैं। आगे जो कवर करेंगे हम टॉपिक, उनको आपको इन्फॉर्मेशन बताती जाएगी। सो भैया पहला क्वेश्चन है आज का कि हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब भैया जो संविधान सभा थी हमारी, उसको बताना है उसका सलाहकार कौन था, ठीक है। तो सोचिए भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सोचो, ठीक है। सो भैया देखो, आंसर आप लगाते हो, ज्यादातर लोग जो है वो बहुत से आंसर का लगाते हैं। कौन सा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नहीं, डॉक्टर बी एन राव, सर बी एन राव जो थे, वो ये कॉन्स्टिट्यूंट मतलब संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके एडवाइजर थे, ठीक है। ओके, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं थे और ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता क्या है? पहले तो एक तो डेमोक्रेसी समझना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, ऊपर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता। देखो क्या है कि मैं वोट देता हूं, आपने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सुना है कि डायरेक्ट टैक्स मतलब जाके इनकम पे टैक्स लग जाए सीधा। इनडायरेक्ट भैया जो आपकी प्रोडक्ट कोई खरीद के लाओ तो उस पर कोई टैक्स लग जाए। अब मुझे ये बताओ कि जब मैं कोई लॉ बनाना चाहूं तो मैं लॉ बना दूंगा, तो वो तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी। अगर मैं किसी बंदे को इलेक्ट कर लूं चुनाव में, भैया उसको वोट दे दूं और वो बंदा लॉ बना दे जाए, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से कि कौन सी कंट्री है जहां पे इंट्रोड्यूस की गई क्या? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। सो बताइएगा इस, सुनो हम जल्दी से जो है हम ऑनलाइन लाइव जो है हमारी सेशन शुरू करने वाले हैं यूट्यूब का। वहां पे कमेंट सेशन में आप आंसर दीजिएगा बहुत, ठीक है। अभी तो आपको सोचने का मौका है सिर्फ। तो भैया आंसर है क्या? स्विट्जरलैंड, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इनिशिएशन हुआ, भाई छोटी सी कंट्री यार, किसी भी चीज पे वो चाहे तो वो ये डायरेक्ट करके, भैया डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कौन से? प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव, रेफरेंडम। तो भैया इन तरह की चीज इंस्ट्रूमेंट से वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है सिक्योर होती है। अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं चीजों में, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंसिस्टेंटली डिस्क्राइब इंडिया एज इंडिया सेकुलरिज्म एज ए सर्वधर्म संभव। तो भैया बताना है कि आपको इसमें से किस राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये बार बार कहा है कि सर्वधर्म संभव, मतलब हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है वो ये है, कोई और नहीं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो ये बताओ किसने ये बार बार ये बात जो है वो कही थी, बताइए। ये सारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि एलिमिनेट करके मैं हटा दूं कि इसमें से कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। ठीक है। सो भैया राइट आंसर है कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, आंसर है। तो उन्होंने बार बार इस बात को जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात को दोहराया है, और ये बात जो है वो गांधी जी ने कही थी, ठीक है। सर्वधर्म संभव स्लोगन जो दिया था उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया ये बताओ कि किस देश का संविधान जो है वो अनरिटन है। अच्छा, अनरिटन का क्या मतलब है? देखो कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात है कि अनरिटन का मतलब ये है कि वहां पे चीजें जो है वो कोडिफाइड नहीं है, लेकिन परंपरागत तरीके से कोर्ट की रूलिंग से, पार्लियामेंट के भैया कुछ लॉ से वो वहां पे जो है वो पूरी व्यवस्था चलती है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए बताता हूं, आपके घर में भैया ये बताओ कहीं पे लिखा हुआ है कि शादी जो है वो किस तरीके से, तौर तरीके से होंगी, है ना। कई बच्चा जो है जन्म होगा उसका, तो उसका क्या किस तरीके से भैया तगा वगैरह बनता है, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं तो वो किस तरीके से कहीं लिखी है, नहीं लिखी, फिर भी होती है ना। तो इसी तरीके से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि जिसका भी जो मन आया वो कर रहा है, ठीक है। वहां पे भी कुछ रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, वहां की सुप्रीम कोर्ट की, वहां की पार्लियामेंट के कुछ लॉज हैं, उनके बेसिस पे वो व्यवस्था वहां पे चलती है, ठीक है। और इसको बता देता हूं सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? यूके, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन।
तो बताइए भैया संविधान जो है भारत का उसको कब अडॉप्ट किया गया था। अरे कोई भी चीज आपको लागू करने से पहले उसको अडेप्ट तो करना होता है, तो वही बताना है आपको। तो बताइए, सोचिएगा। हाँ, इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं इतनी। ठीक है, सो अडॉप्ट करने की बात थी भैया। अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ठीक है, सो आंसर क्या है भैया हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। तो बताना है भैया कि ये दोनों के फेडरेशन में कौन सी चीज का कॉमन है। एकल सिटीजनशिप, दोहरी जुडिशरी, या फिर वही 3 लिस्ट जो है, ठीक है, स्टेट, सेंटर और कॉन्करेंट दोनों की, और ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ भैया कौन सी चीज कॉमन है चारों में से? सोचिएगा, लाइव सेशन आने दो तब आपसे आंसर देंगे। ठीक है, रंगरूटो, रंगरूट सही नाम है ना? ठीक है, सो भैया क्या है फेडरल कोर्ट? मतलब फेडरल कोर्ट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन का भैया जो फेडरल कोर्ट है उनका भैया जो काम है वो फेडरल कोर्ट की तरह है। फेडरल कोर्ट का तरह मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये होता है सीधी सीधी बात में फेडरल कोर्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो दोनों जो है भैया कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, कौन सा? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन सुप्रीम कोर्ट दोनों। आइए भैया देखो, फेडरल कोर्ट इंडिया में कब स्टैब्लिश किया गया? तो 1935 के एक्ट के थ्रू जो है 1937 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके पहले जो मेन काम धंधे थे वो थे एपलेट जुडिक्शन और एडवाइजरी जुडिक्शन। एपलेट भैया जो अपील से जो इस पर केसेस आते हैं उनकी सुनवाई करती थी और एडवाइज करती थी, ये रोल था इनका। ठीक है, फिर भैया जो है 1950 में सुप्रीम कोर्ट जो है स्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो बताना है भारत का संविधान इंडिया को करेक्टर कैसा है, क्या है उसका करेक्टर, तो वो उस चीज के बारे में उसको बताना है आपको, कौन सा है? सोचिएगा। सो भैया देखो, इंडिया क्या है एक्चुअली? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल नंबर पहला है, आप जाओगे आर्टिकल नंबर पहला पढ़ोगे, अनुच्छेद नंबर पहला, उसी में लिखा हुआ है कि ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल पहला जो है दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर पहले में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, फटाक से लोग इसमें से एक नाम ढूंढ रहे होंगे, मुझे पता है, बताइएगा गाइस कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष। ओके, सो भैया आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जो है तुम्हारी नजर पे सबसे पहले ढूंढे होगी भाई, उसमें लिखा नहीं है, उसमें पहले उसमें लिखा होगा उनके पहले टेम्पररी सारी चीजें उनके बारे में मेंशन करेगा, और दोनों नहीं देगा, दोनों देगा तो उसमें लिखा रहेगा वो टेम्पररी, ये स्थायी थे वो टेम्पररी थे, 2-3 दिन के लिए बैठा दिया गया था उनको, एज ए सीनियर थे इसलिए। नेक्स्ट, तो भैया बताना है कि आईपीसी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा आपने, इंडियन पेनल कोड। आपको बताना है कि कब से भैया ऑपरेशन में आया इंडिया के अंदर वो। ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस के भैया सबसे मेन कोड है ये इंडिया के अंदर। ठीक है, और भी सारे हैं लेकिन सबसे मेन कोड यही है आईपीसी। तो बताओ इसको कब से इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया? सो भैया आंसर है कौन सा? 4। तो भैया इसको इंप्लीमेंट जो शुरू किया गया 62 से, ड्राफ्ट किया गया तो इसको 60 में, और 62 से ये भैया ब्रिटिश राज के अंदर भैया मतलब इंडिया के अंदर ये 62 में मतलब इंप्लीमेंटेशन होना इसका शुरू हो गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सिविल कोड 4 is बोर, मैं बता चुका हूं आपको, है ना? तो भैया टीवी पे बहस सुन सुन के परेशान हो गए, 1 कोड 1 नेशन 1 लॉ, है ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पूरे देश के लिए एक कानून, ठीक है, जो कि एक सेकुलरिज्म की परिभाषा को सिद्ध भी करता है। ठीक है, उस पर थोड़ा सा भैया जो है उसको कॉन्ट्रडिक्टरी भी है, लेकिन उसकी बात सही भी है कि यार एक देश है, पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? ठीक है, बताइएगा इस, है ना?
ये फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है? सो भैया ठीक है, 4 इज बोर। मैंने आंसर बता ही दिया था, बी आंसर सही है इसका। ठीक है, सो भैया आर्टिकल नंबर 44, 4 इज बोर, सुन सुन के पक गए हैं हम टीवी पे ये बात। सो भैया ये सेकुलरिज्म की बात करता है भैया, सब आप कौन सी ट्राइब के हो, कौन सी कास्ट के हो, कौन से रिलीजन को, इस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दीज ऑल थिंग्स वी कैन सिक्योर द सिविल लॉ, यू नो, we can secure the secular civil laws by introducing what uniform civil code under article 44। ठीक है, इसको 44 डीपीएसपी में रखा गया है, इसको फंडामेंटल में नहीं रखा गया। ठीक है, सोचने वाली बात है क्यों रखा गया है, इसकी बहुत लंबी बहस है। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि भैया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, भैया आपको बताओ संवैधानिक उपचार के अधिकारों की बात कौन सा भैया आर्टिकल करता है? बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिकल। सो भैया आंसर क्या है? डी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 भैया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। भैया जब आपको राइट इतने दिए हैं, उनके रेमेडी, उनके उपचारों के लिए कोई बात ये नहीं लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बेकार की चीज है। ठीक है, तो इसलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अंबेडकर साहब जी के द्वारा। सो इसमें आपके बहुत सारे राइट्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि 19 से 22 तक भैया कौन से, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, एंड देन भैया 21A के बारे में भैया 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए भैया मैंडेटरी कंपलसरी एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 14 जो है राइट टू इक्वालिटी। सो बहुत सारे आर्टिकल हैं, उसको हम बताएंगे, क्वेश्चन आते रहेंगे तब बताते जाएंगे। फिर आपको बताना है कि भैया राज्य और केंद्र के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन को कौन से पार्ट में रखा गया है? ठीक है, बताइए कौन से पार्ट में रखा गया? जैसे कि पार्ट 1 में क्या बोला गया है? पार्ट 1 में बोला गया है भैया कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 में क्या बोला गया है? किसको रखा गया पार्ट 2 में? अरे बताओ भैया, बताओ, कागज दिखाओ। कागज दिखाओ, कागज नहीं दिखाएंगे हम। ठीक है, सो सिटीजनशिप। ठीक है, ओके, सो भैया आंसर क्या है? सी। सो भैया पार्ट नंबर 12 जो है उसमें राज्य और केंद्र के बीच में, दोनों के बीच में भैया फाइनेंशियल रिलेशन क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, उसके बारे में पूरी भैया लेखा जोखा रखा हुआ है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर पार्ट नंबर 15 में भैया जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात किया गया। पार्ट नंबर 14 में भैया जो बात की गई वो सर्विसेज की बात की गई, पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोविजंस। आपको बताना है कि भैया आर्थिक प्रावधानों के बारे में इसमें से कौन सा आर्टिकल बात करता है, बताइएगा भैया। 52, 56, 360, 361, हाँ सब याद होंगे आपको। फाइनेंशियल प्रोविजंस कह रहे वो एक शब्द जो होता है फाइनेंशियल के बाद वो क्यों नहीं है, प्रोविजंस क्या? गाइस पता नहीं कौन याद कर रहा है हमें। ठीक है, सो भैया आंसर क्या है? सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, 360 आर्टिकल नंबर 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और भैया 356 प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन आए दिन लगता रहता है ना। जब भी कोई स्टेट नहीं मानेगा, संविधानों के विरोध चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाएगी, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। ठीक है, फिर महामहिम भी जाएंगे और वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे। सो इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ ए पंचायत आर स्टेटेड। मतलब आपको बताना है कि पंचायत के बारे में कौन से शेड्यूल के अंदर बात की गई है। हाँ, ये तो पता होना चाहिए आपको। सो बताइए भैया कौन सा आंसर है। मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 by 1 इनको। सो भैया 8 शेड्यूल, भाई 8 शेड्यूल के बारे में कौन सी है? 8 इज गेट, हाँ भाषाएं। 9 इज लाइन, कौन सा? जो लॉज हैं और जो भी हैं उनको इसके अंदर रखा गया है जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी तब, पहला संविधान संशोधन। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल के अंदर भैया क्या है? 10 इज हैंड, मुर्गी को पकड़ना भैया, भाग नहीं जाए मुर्गी ये। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल की भैया बात की गई है किसके बारे में? पंचायत के बारे में। ठीक है, 11 और 12 परेशान नहीं करना। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।